हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नेम है कंबस्टन एंड फ्लेम। तो आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कंबस्टन, उसकी टाइप्स को देखेंगे, कंडीशंस को देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या होते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस और हम फायर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपके आसपास में कहीं पे भी फायर हो गई है तो आप कैसे उसको कंट्रोल करोगे। उसके बाद हम देखेंगे बेटा फ्लेम क्या होती है, उसकी स्ट्रक्चर को डीपली स्टडी करेंगे। देन फ्यूल के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से फैक्ट होते हैं। उसके बाद बच्चों एंड में हमारा जो टॉपिक आएगा वो होगा हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। तो सारा चैप्टर हम एक ही शॉट में आज पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। तो बच्चों आपको पता ही है कि डेली हम डिफरेंट फ्यूल को यूज़ करते हैं, जैसे कि कुकिंग के लिए, ठीक है ना। सवेरे उठते हो, नाश्ता करते हो, स्कूल जाते हो, तो सब सुबह सुबह आपके मदर जो खाना बनाते हैं एलपीजी गैस एज अ फ्यूल हम यूज़ करते हैं हमारे घर में। उसके बाद आप कार के थ्रू स्कूल जाओ, जब बस के थ्रू जाओ, जब बाइक पे जाओ, तो क्या होगा, वहाँ पे पेट्रोल चाहिए होता है, डीजल जैसे फ्यूल हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। मीन्स अगर हम सोचें ना, इंडस्ट्रीज़ में कितने सारे फ्यूल यूज़ होते हैं। आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है, वो कहाँ से आ रही है, थर्मल पावर प्लांट से, वहाँ पे कोल को यूज़ किया जाता है। तो ऐसे बच्चों अगर हम देखें तो फ्यूल कहीं ना कहीं पे यूज़ करते हैं हम। तो फ्यूल जो होते हैं ये इम्पॉर्टेंट है, हमारी लाइफ का एक पार्ट बन गए हैं। तो चलिए अब हम इसके बारे में आगे पढ़ें, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले टॉपिक है हमारे पास कंबस्टन क्या होता है बच्चों, ठीक है ना। आपने कभी लकड़ी को जलते हुए देखा होगा, ठीक, कोई लकड़ी है, मान लीजिए लकड़ी, ठीक है ना, वहाँ पे वो जलती है, बड़ी बड़ी फ्लेम्स निकलती हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये बर्निंग है, हम कहते हैं ये बर्निंग ऑफ वुड है बच्चों, बर्निंग ऑफ वुड। बर्निंग ऑफ वुड अगर हम लिखें और कंबस्टन ऑफ वुड, क्या ये सही होगा? क्या दोनों ही वर्ड इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं? ऑब्वियस हम यूज़ कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो बर्निंग और कंबस्टन क्या है, सेम हो गए हैं। इसमें से लकड़ी जल रही है तो होता क्या है कंबस्टन, इसको डिफाइन कैसे करेंगे बच्चों। देखिए जो कंबस्टन होता है ये केमिकल प्रोसेस होता है। मींस यहाँ पे कुछ केमिकल चेंज आने वाला है। आप पढ़ के आए हो ना 6th क्लास के अंदर, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज 7 में भी पढ़ के आए हो। तो क्या होता है केमिकल रिएक्शंस या केमिकल चेंज, जहाँ पे क्या हो, कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो। मीन्स जब लकड़ी जलेगी, जब वुड जलती है तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो ऐश में कन्वर्ट हो जाती है ना, बिल्कुल सी राख बन जाती है। तो वो राख बिल्कुल डिफरेंट होती है। किससे डिफरेंट होती है बच्चों? वुड से डिफरेंट होती है। तो ये एक केमिकल रिएक्शन हुआ है यहाँ पे। तो कंबस्टन जो होता है ना, ये क्या होता है, ये एक केमिकल रिएक्शन है बच्चों। तो क्या है, अगर हम इसको लिखे डेफिनेशन, द केमिकल रिएक्शन है ये एक, the chemical reaction in which सब्सटेंस क्या है, सब्सटेंसेस क्या करते हैं इसके अंदर, इन विच सब्सटेंस, कौन से सब्सटेंस, कंबस्टेबल सब्सटेंस। अगर हम इसको देखें तो कौन सी, सारे तो नहीं, कंबस्टेबल सब्सटेंसेस बच्चों। कंबस्टेबल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, जो जल सकते हैं, जैसे पेपर है, वुड है। अगर हम स्टोन की बात करें, पत्थर की बात करें, वो थोड़ी ना जल सकता है, तो वो कंबस्टेबल नहीं है। तो सिर्फ कंबस्टेबल सब्सटेंस, द रिएक्शन इन विच सब्सटेंस, कौन से, कंबस्टेबल सब्सटेंस क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। किससे रिएक्ट करेंगे बच्चों, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे। एंड गिव ऑफ, और वो क्या देंगे रिएक्ट करने के बाद, हीट एंड लाइट एनर्जी। क्लियर? अभी मैं इसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो क्या है, कंबस्टन एक केमिकल रिएक्शन है बच्चों, जिसमें जो कंबस्टेबल सब्सटेंस होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। क्लियर? जब वो ऑक्सीजन के साथ उसने रिएक्ट किया, उसके बाद वो हमें क्या प्रोड्यूस करके देता है, हीट और लाइट एनर्जी। क्लियर? आपने एलपीजी को जलते हुआ देखा होगा, एलपीजी क्या है, उसमें से पूरी वो फ्लेम की फॉर्म में लाइट निकलती है ना बच्चों। क्लियर? तो उसके बाद क्या होता है, फ्लेम की फॉर्म में लाइट है और हीट तो वो दे ही रहा है, आपको पता ही है, वार्म फीलिंग। तो दोनों ही चीज़ें जो होती हैं वो कंबस्टन के दौरान होती हैं बच्चों। एक तो हीट तो आनी ही आनी है जब कंबस्टन होनी है, और लाइट एनर्जी को तो वो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात समझनी है हमने, कौन सी, लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी वो
कौन सी फॉर्म में हमें देता है। तो अभी मैं बताने वाली हूँ आपको, ये बिल्कुल क्लियर होने वाला है। तो लाइट एनर्जी, अब अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं तो ये फ्लेम्स निकल रही है ना बच्चों, वुड जला तो फ्लेम निकली। कभी आपने इंसेंस स्टिक्स को जलते हुए देखा होगा, अगरबत्ती को देखा है कभी? अगरबत्ती लगाते हैं ना आप घर में, सिर्फ धुआं धुआं सा निकलता है बच्चों, लेकिन आपने कभी अगरबत्ती का जो एंड होता है वो क्या करता है, ग्लो करता है, चमकता हुआ देखा है? अगरबत्ती का जो एंड होता है जहाँ पे हम उसको इग्नाइट करते हैं, जलाते हैं, वहां पे वो पूरा ग्लो करता है ऐसे। क्लियर? वो ऐसे उसमें से फ्लेम नहीं निकलती है। अगरबत्ती को जलते हुए देखा, फ्लेम तो नहीं निकलेगी ना वहां से। तो वहां पे जो लाइट एनर्जी है वो किसकी फॉर्म में है? ग्लो की फॉर्म में ओनली। लेकिन यहाँ पे जो लाइट एनर्जी है किसकी फॉर्म में है बच्चों? फ्लेम की फॉर्म में है, ठीक है ना। तो दोनों के अंदर लाइट एनर्जी है, यहाँ पे फ्लेम की फॉर्म में निकल रही है लाइट एनर्जी, लेकिन इसके अंदर जो इंसेंस स्टिक होती है हमारे पास, अगरबत्ती जिसे आप बोलते हो बच्चों, वहां से जो लाइट एनर्जी है वो ग्लो की फॉर्म है, सिर्फ चमक रहा है वो। कभी कोयले को जलते हुए देखा होगा, कोयला जो है उसमें से ऐसे फ्लेम्स नहीं निकलते, चारकोल, तो उसमें वो सिर्फ ग्लो, लाल हो जाता है, रेड हो जाता है, हॉट हो जाएगा, गर्म होने के बाद वो ऐसे शाइन करेगा, चमकना शुरू कर देगा, बस वहां से कोई ऐसे बड़ी बड़ी सी फ्लेम्स नहीं निकलती हैं, ठीक है ना बच्चों। तो ये ग्लो करता है। तो यहाँ पे ये बात समझने वाली है बच्चों कि जब कंबस्शन हो रही है, यहाँ पे कंबस्शन में दो चीजें निकलेंगी, एक तो हीट, दूसरा लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी की दो फॉर्म्स आ गई हैं, एक तो फ्लेम की फॉर्म में, या तो लाइट आपको फ्लेम की फॉर्म में दिखने वाली है या फिर ग्लो की फॉर्म में दिखने वाली है। क्लियर बच्चों? अगर आपकी लाइट एनर्जी फ्लेम की फॉर्म में निकलती है बच्चों तो उसको बर्निंग ऑफ वुड बोलेंगे, सॉरी बर्निंग वुड तो ये एक पर्टिकुलर आ गया, तो उसे हम क्या बोलेंगे? बर्निंग। क्लियर? जब हमें फ्लेम दिखे तो उसे बर्निंग बोला जाता है। क्या इसको बोल सकते हैं बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक? यहाँ पे आपको कोई बर्निंग, कोई फ्लेम नजर आ रही है? नहीं। तो क्या बर्निंग वर्ड यहाँ पे यूज किया जा सकता है बच्चों? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे हम बर्निंग वर्ड यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे तो ग्लो कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक न्यू वर्ड हम लिखने वाले हैं, शायद आपकी बुक में नहीं है, स्माउल्डरिंग। स्माउल्डरिंग होता है नो फ्लेम, जब कोई भी चीज बिना फ्लेम से जले, ठीक है ना, वो क्या होती है? स्माउल्डरिंग। क्लियर बच्चों? तो अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा देखें, ये भी कंबस्टन है, ये भी कंबस्टन है, दोनों ही कंबस्टन हो रही है, ठीक है जी। लेकिन कंबस्टन आगे टू टाइप का, एक बर्निंग है और एक स्माउल्डरिंग है बच्चों। कंबस्टन कैसे बना? कंबस्टन के अंदर दो चीजें हो सकती हैं, या तो अगर फ्लेम निकल रही है तो उसे हम बोलेंगे बेटा बर्निंग, अगर फ्लेम नहीं निकल रही है तो उसे बोलेंगे स्माउल्डरिंग। क्लियर बच्चों? ये था हमारे पास कंबस्टन के बारे में, है दोनों ही कंबस्टन, वो भी कंबस्टन है, ये भी कंबस्टन है। बर्निंग तब बोलेंगे जब बेटा फ्लेम निकलेगी, अगर फ्लेम नहीं है तो उसे हम बर्निंग नहीं बोल सकते, उसे कंबस्टन जरूर बोल सकते हैं लेकिन उसे बर्निंग नहीं बोल सकते। तो जो बर्निंग वर्ड आप यूज करोगे ना, तो वो कैसे करना हमने, अगर आपको फ्लेम नजर आ रही है तो बर्निंग वर्ड लिखना, अगर फ्लेम नहीं नजर आ रही है तो बर्निंग वर्ड नहीं लिखेंगे। आप कंबस्टन वर्ड यूज कर लो वहां पे, लेकिन बर्निंग वर्ड नहीं लिखना हमने, ठीक है ना। तो ये कुछ था आपके पास कंबस्टन के बारे में। तो बच्चों क्या हुआ कंबस्टन में, हमने देखा कि हीट निकली और लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी दो फॉर्म में हो सकते हैं, या तो फ्लेम में या फिर ग्लो के अंदर, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद है कंडीशंस। कौन सी कंडीशन इंपॉर्टेंट है? अगर आप चाहते हो कि आपने कंबस्टन का प्रोसेस देखना है, हम देखना चाहते हैं कि भाई वुड को आपने देखना है कि उसके अंदर आप बर्निंग देखना चाहते हो मान लीजिए, तो क्या क्या चाहिए होगा हमें? एक तो वुड ही चाहिए होगा ना, अगर वुड होगी तभी तो वो हमें जल के दिखाएगी ना बच्चों। एक तो वुड चाहिए, और क्या चाहिए होगा? दूसरा चाहिए हमें क्या? ऑक्सीजन। अभी तो हमने पढ़ा ना कि वो ऑक्सीजन से ही रिएक्ट करने वाला है सब्सटेंस। क्लियर? तो दूसरी क्या चीज चाहिए? एक तो सब्सटेंस चाहिए हमें, कंबस्टेबल सब्सटेंस, दूसरी चीज चाहिए हमें ऑक्सीजन। चलो मान लीजिए वुड है, वुड भी आ गई आपके पास, ऑक्सीजन भी है एयर में। वुड तो बहुत सारी है एयर में, तो कभी जलती हुई तो दिखी नहीं, कब जलेगी? यस बच्चों, जब हम उसे थोड़ा सा गरम करेंगे, कुछ उसे थोड़ा सा उसके ऊपर कैरोसिन डालेंगे, या कुछ पेपर वगैरह इकट्ठे करके वुड के साथ
उसको जला देंगे तभी वो जलेगी ना, अपने आप थोड़ी ना जलने लग जाएगी, ऐसा नहीं है। 3 जो मेन कंडीशंस हैं वो चाहिए होती हैं हमें कंबस्शन के लिए, मैं अभी लिखने वाली। तो कौन कौन सी कंडीशंस हैं बच्चों जो चाहिए होती है कंबस्शन के लिए? सबसे पहले हमें चाहिए होता है कंबस्टेबल सब्सटेंस। मैं बता चुकी हूँ कि जो सब्सटेंस जल सकते हैं वो कंबस्टेबल होते हैं, जो नहीं जलेंगे वो नॉन कंबस्टेबल होते हैं बच्चों, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट हमें चाहिए होता है ऑक्सीजन चाहिए है, और थर्ड वन हमें चाहिए होता है इग्निशन टेम्परेचर। क्या होता है बच्चों? इग्निशन टेम्परेचर पता हो किसी को? पढ़ा हो आपने कहीं पे? बताएं। इग्निशन टेम्परेचर बताने वाली हूँ मैं। ये 2 चीज़ें तो आपको क्लियर है। थर्ड चीज़ जो मैंने लिखी है वो क्या है? कौन सी ये कंडीशन आ गई भाई इग्निशन टेम्परेचर की? यस बेटा, अगर आपने बर्निंग देखनी है या कंबशन देखनी है या आपने स्मोल्डरिंग देखनी है मान लीजिए, तो क्या चाहिए होगा आपको? उसको जलाना पड़ेगा ना, तभी वो जलेगी। ऐसे पेपर पर अपने आप थोड़ी ना जलने लग जाएगा। आप एक मैच स्टिक लोगे, उससे उसको जलाओगे तभी वो जलेगा। क्लियर ना बच्चों? मान लीजिए एक पेपर है आपके पास, एक वुड का पीस है आपके पास, और मैंने एक आपको मैच स्टिक दे दी। क्लियर? मैंने बोला कि जलाओ बच्चों, तो आपने एक लिए मैच स्टिक, ये तो पेपर तो बड़ा इजीली जल जाएगा। क्लियर है ना बच्चों? क्या वुड का एक पीस एक मैच स्टिक से जल सकता है? तो आपको क्या लगता है? नहीं, पॉसिबल नहीं है। उसको जलाने के लिए थोड़ा और एफर्ट करना पड़ेगा, थोड़ी और हमें उसको क्या देनी पड़ेगी? टेम्परेचर देना पड़ेगा, कुछ कैरोसिन तेल वगैरह कुछ उसके ऊपर डालना पड़ेगा, तभी वो जलेगी, ऐसे नहीं जलेगी। दैट्स मीन किसी चीज को जलाने से पहले हमें उनको क्या देना पड़ता है? टेम्परेचर देना पड़ता है बच्चों। क्या देना पड़ता है? टेम्परेचर देना पड़ता है, तभी वो जलेगी। ऐसे नहीं जलेगी फ्री में, ठीक है ना? आप सोचो कि ऐसे जल जाए आपके लिए, ऐसे थोड़ी ना होगा। उसको थोड़ा सा क्या देना पड़ेगा? उसको थोड़ा सा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी वो जलेगी, ठीक है ना बच्चों? वही टेम्परेचर जो हम उसको देते हैं उसके बाद वो जले, वो टेम्परेचर होता है बेटा इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है ना? जो इग्निशन टेम्परेचर होता है, हर एक मटेरियल का अपना एक पर्टिकुलर इग्निशन टेम्परेचर होता है। वुड पेपर था, उसका इग्निशन टेम्परेचर आपको क्या लगता है? कम है या ज्यादा है? कम है, तभी तो वो एक मैच स्टिक से मान गया भाई, ठीक है ना? एक है बड़ा ढीठ है वुड का, वो कहता मैं नहीं एक मैच स्टिक से जलने वाला, मुझे तो कुछ और लेके आओ टेम्परेचर देने के लिए। तो फिर हम कैरोसिन ऑयल लेके आए, कुछ हमने इतने सारे पेपर इकट्ठे किए, उनको उसके आसपास रखा और सभी को जला दिया, तब वो जलना शुरू हुई, ठीक है ना? तो वुड का जो इग्निशन टेम्परेचर है, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ज़्यादा है, उसको तो ज़्यादा वही टेम्परेचर देना पड़ रहा है, तभी उसने फिर जलना शुरू किया। वो एक मैच स्टिक से तो जली ही नहीं, मान ही नहीं रही थी कि मैंने जलना है। क्लियर है ना बच्चों? तो बेटा इग्निशन टेम्परेचर क्या हो गया है? इग्निशन टेम्परेचर जो है अगर हम देखें तो द पर्टिकुलर द लोएस्ट क्या बोल सकते हैं, द लोएस्ट टेम्परेचर, कम से कम टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेस फायर। वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई चीज जलना शुरू कर दे तो वो उसका क्या बन जाता है बेटा? इग्निशन टेम्परेचर। से पेपर का एक मैच स्टिक से ही उसने कैच कर ली फायर, तो वो उसका इग्निशन टेम्परेचर आ गया। वुड ऐसा नहीं था, वुड का जो इग्निशन टेम्परेचर है थोड़ा ज़्यादा है, उसको थोड़ी और टेम्परेचर देना पड़ रहा है, तभी उसने जलना शुरू किया। मीन्स इग्निशन टेम्परेचर एक टेम्परेचर है जिस पे जाके कोई भी चीज़ जलना शुरू कर देती है, अदरवाइज वो नहीं क्या करेगी? जलेगी बेटा। तो ये था हमारे पास 3 चीज़ें, एक तो कंबस्टेबल सब्सटेंस, ऑक्सीजन, तीसरी क्या है बच्चों? इग्निशन। मीन्स जो कंबस्टेबल सब्सटेंस है ना, उसे हमने क्या देना है? उसका इग्निशन टेम्परेचर देना है, तब वो चलेगी, अदरवाइज वो नहीं चलने वाली है, ठीक है ना? अगर आप सोचो कि इग्निशन टेम्परेचर दिए बिना ही उसको जला देंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये था आपका कुछ कंडीशंस कंबस्शन के बारे में। उसके बाद बच्चों है हमारे पास इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। कुछ सब्सटेंसेस जैसे अभी हमने पेपर को देखा, उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही लो है, थोड़ा सा उसको टेम्परेचर मिला वो फटाफट से जल गई। ऐसे ही कोई बहुत सारी और चीज़ें भी हैं जो फटाफट से जल जाती हैं, जैसे एलपीजी गैस है, फटाफट से ऐसे
उसको ऑन किया, वो आपके पास लाइटर होता है ना उसको जलाने के लिए, कितना छोटा सा उसके अंदर वो देता है लाइट उसको, फटाफट से थोड़ा सा टेम्परेचर वो जलना शुरू कर दे। पेट्रोल है, एक थोड़ी सी टेम्परेचर से वो जलना शुरू कर देता है, पेट्रोल, एलपीजी, ठीक है ना। ये कुछ ऐसे हमारे पास मटेरियल हैं बच्चों जो क्या है बड़ी जल्दी जल जाते हैं, थोड़ा सा उनको टेम्परेचर मिला और वो क्या कर लेते हैं, फायर को कैच कर लेते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं बेटा हमारे पास इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। द सब्सटेंसेस, अभी मैं यहाँ पे उनकी डेफिनेशन लिखने वाली हूँ, वो सब्सटेंसेस जिनका क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर लो होता है और बहुत जल्दी वो क्या है, फायर को कैच कर लें, तो वो होते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। द सब्सटेंसेस which have low ignition temperature, ठीक, जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, वो सब्सटेंसेस क्या होते हैं बच्चों, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस होते हैं। और हमें इनको बहुत केयरफुली यूज करना होता है, क्लियर बच्चों, क्योंकि वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेंगे, जैसे कि पेट्रोल है और एलपीजी है। आपकी बुक में और भी नेम गिवन होंगे तो आप देख सकते हो। तो ये कुछ हमारे पास सब्सटेंस थे जो इनफ्लेमेबल थे, ये एक्सीडेंटल फायर कॉज कर सकते हैं, तो इनको हमने बहुत केयर से क्या करना है बच्चों, यूज करना है। तो अगर मान लीजिए आग लग गई है, फायर हो रही है कहाँ कहीं पे भी, तो कैसे कंट्रोल करोगे, ठीक है बच्चों। मान लीजिए किसी इंसान या कोई पर्सन है, उसके कपड़ों को आग लग गई है, तो क्या करोगे, कैसे बचाओगे, आपके पास पानी भी नहीं है, कैसे उसको कंट्रोल करोगे, आप क्या करोगे फटाफट। तो हम क्या कर सकते हैं, उसके अराउंड एक थिक ब्लैंकेट को क्या कर सकते हैं, उसको ओढ़ सकते हैं। ऐसे किसी के कपड़ों को आग लग गई है तो क्या करना है, उसको एक मोटा सा ब्लैंकेट दे देना उसके अराउंड। कैसा क्यों किया हमने, जैसे वो थिक ब्लैंकेट होगा ना बच्चों, वो क्या कर देगा, बाहर से एयर की सप्लाई कट हो जाएगी, अंदर उसको एयर नहीं मिल पाएगी, एयर में ही तो ऑक्सीजन होती है, वो ब्लैंकेट क्या है, एयर उसके ब्लैंकेट में से होके नहीं जा सकती इतनी जल्दी, तो आग बुझ जाएगी आपकी, है कि नहीं। तो वो ब्लैंकेट क्या करेगा, एयर को अंदर नहीं जाने देगा, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन की कंडीशन हमने क्या कर दी, कट कर दी। हमने 3 कंडीशन पढ़ी थी ना, एक तो कम्बस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए, ऑक्सीजन, और तीसरी क्या पढ़ी थी हमने, इग्निशन टेम्परेचर। तो वहां पे वो ब्लैंकेट जब ओढ़ा तो उससे क्या हुआ, ऑक्सीजन मिलनी बंद हो गई, तो वो फायर अपने आप बंद हो गई। जब ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो जलेगी कैसे, तो वो पूरा प्रोसेस रुक जाएगा। और उसके अलावा कौन से मेथड है बच्चों फायर को कंट्रोल करेंगे, अगर आप चाहते हो कि हमने फायर को कंट्रोल करना है तो कौन सी चीज़ों का ध्यान, या तो हम ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर दें, ऑक्सीजन सप्लाई कट कर सकते हैं, ठीक है ना जी, क्या करें हमने ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ, या फिर क्या करें, हमने जो सब्सटेंस है उसका क्या कर देना है, टेम्परेचर कूल करना है उसको क्या कर देना, टेम्परेचर कूल कर देना, क्या, ताकि उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है उसको मिले ही ना, ठीक है ना। मान लो उसका इग्निशन टेम्परेचर इतना था, ठीक है, तो हमने उसको क्या कर दिया, कूल कर दिया, जब उसके ऊपर पानी डाल दिया तो उसका मान लीजिए टेम्परेचर इतना आ गया, तो उसका तो जलने का टेम्परेचर 10 था, अब तो वो 8 टेम्परेचर पे आ गया, तो वो नहीं जलेगा, उसका अपने आप जो फायर है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्योंकि आपको मैंने अभी पढ़ाया है ना कि इग्निशन टेम्परेचर के बाद ही वो जलता है, जब हम उसको वो टेम्परेचर देंगे ही नहीं, हम उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचने ही नहीं देंगे उस चीज़ को, तो वो अपने आप बंद हो जाएगी आग। तो अभी तो पानी डाल देते ना, पानी डालने से क्या होता है, ठंडा हो जाता है, ठीक है ना, टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर से डाउन आ जाएगी चीज़। तो जैसे ही टेम्परेचर डाउन आया अपने आप उसका इग्निशन टेम्परेचर उसको मिल ही नहीं रहा, तो वो नहीं जलेगा, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, टेम्परेचर कूल कर देना, मीन्स बिलो, क्या करना है, टेम्परेचर ब्रॉट बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर, मीन्स सब्सटेंस के इग्निशन टेम्परेचर से हमने टेम्परेचर क्या कर देना है, डाउन कर देना बेटा। और जहाँ फिर हमने फ्यूल को क्या करना है, कट ऑफ, फ्यूल को वहां से हटा दें,
ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कई बार। जैसे मान लीजिए किसी बिल्डिंग को आग लग गई है, पूरी बिल्डिंग ही फ्यूल है ना बच्चे, इतनी बड़ी बिल्डिंग को कहाँ लेके जाएंगे, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए किसी एक लकड़ी को आग लगी है, उसके पास बहुत सारी लकड़ियां हैं, वो तो आप साइड कर सकते हो, है कि नहीं, पर ये वाला बहुत मुश्किल है काम, फ्यूल को हटाना बड़ा मुश्किल है। हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक सकते हैं या फिर टेम्परेचर को डाउन कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ये कैसे करते हैं हम, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रख के हम फायर को कंट्रोल करते हैं। तो कौन, एक तो वाटर को हम यूज़ करते हैं फायर को कंट्रोल करने के लिए, पानी डाल देते हैं जैसे कहीं पे आग लगी। लेकिन बेटा तो डिफरेंट डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं फायर के, ठीक। कोई फायर इलेक्ट्रिकल शॉक से लग सकती है, ऐसे बारिश हुई थी, वो बहुत सारी वायर्स एक दूसरे से चिपक गई, वहाँ पे पूरा क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट हो गया, सर्किट हो गया, ठीक है ना, ऐसे वहाँ पे आग लग गई, तारें ऐसे जुड़ी एक दूसरे से, वहाँ पे देखा ना कई बार बारिश के दिनों में ऐसे आग लग जाती है वायर्स को, तो वो इलेक्ट्रिकल शॉक की वजह से क्या हो सकती है, फायर हो सकती है। तो क्या वहाँ पे वाटर डाल देंगे, इलेक्ट्रिकल चीज़ों पे तो पानी डाल ही नहीं सकते, तो जो भी उस पर पानी डालेगा ना वो खुद ही उसको करंट लग जाएगा बेटा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जो आग इलेक्ट्रिकल कॉज से है, या जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आग लगती है, वहां पे पानी नहीं यूज कर सकते। दूसरा, जो आग ऑयल से लगे, ऑयल और इलेक्ट्रिसिटी से लगने वाली आग हम कहाँ कैसे नहीं कंट्रोल कर सकते बच्चों, वाटर इनके ऊपर काम नहीं कर पाएगा। अगर पानी डालोगे तो आग और ज़्यादा नुकसान करेगी। इलेक्ट्रिकल अगर पानी डालोगे तो वो इलेक्ट्रिकल शॉक दे सकती है। अगर ऑयल के ऊपर पानी डालोगे तो आपको पता है कि जो ऑयल होता है ये लाइट वेट होता है, जो वाटर है वो हैवी होता है। जैसे ऑयल के ऊपर आपने पानी डाला तो पानी तो हैवी है, नीचे चला जाएगा, ऑयल उसके ऊपर आ जाएगा, है कि नहीं। पानी नीचे चला गया, पानी ने तो उसको कंट्रोल करना था, लेकिन पानी तो हैवी है, वो तो नीचे भाग गया, ऑयल फिर ऊपर आ गया। ऑयल तो अभी जल रहा है, जितना जितना पानी आप फेंकोगे उतना उतना ऑयल भी फैल जाएगा, ठीक है ना। पानी के ऊपर ऑयल क्या करेगा, फ्लोट करेगा, पानी जितना जितना फैलेगा बेटा, स्प्रेड जितना पानी करोगे उतना ऑयल भी स्प्रेड होगा, उतनी आग और भड़केगी। तो ये ध्यान रखना है, अगर तेल से, ऑयल से, पेट्रोल से, कैरोसिन वगैरह से अगर आग लग रही है तो वहां पानी नहीं डालना है हमने। जहाँ कोई वायर को आग लग गई तो उस पर पानी नहीं डालना है, ये ध्यान से सुनना है हमारी बात। तो क्या कैसे इसको कंट्रोल करेंगे भाई, अगर मान लो किसी कपड़े को आग लग गई या किसी पेपर को आग लग गई या वुड को आग लग गई, वहां पे पानी डाल दो, कोई टेंशन नहीं है हमें, ठीक है ना। लेकिन ये तो भाई टेंशन वाली बात है, तो इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, पानी तो नहीं डालना है, तो करना क्या है, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के आते हैं ना फायर एक्सटिंग्विशर्स, वो हम यूज कर सकते हैं, आते हैं ना सिलेंडर की फॉर्म में। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हाई प्रेशर के अंदर भरा होता है उन्होंने इतने छोटे से सिलेंडर में, जैसे उसको ओपन करते हैं ना वो बहुत सारी स्पीड में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और फटाफट से उस ऑक्सीजन की सप्लाई को कट करती है। कैसे, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड हैवी होती है, उसको दबा लेगी भाई, बहुत सारी हैवी सी चीज़ अगर हम फेंक दें, ठीक है ना, आपके ऊपर बहुत हैवी सा हम क्या फेंक दें, बहुत ब्लैंकेट फेंकने वाला बड़ा हैवी सा था, आप तो दब जाओगे इसके नीचे, है कि नहीं। आपको सांस भी नहीं आती, कई बार आप कहते हैं अरे सांस नहीं आ रही, कितना मोटा सा है ये। मान लो आपके पूरा मुंह वगैरह हमने कवर कर दिया ब्लैंकेट से, आपको सांस नहीं आएगी क्योंकि आपको बाहर से ऑक्सीजन नहीं ना मिल रही उसके अंदर। सेम वे बेटा कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, जैसे हमने उसको ऐसे स्प्रे किया आग के ऊपर, उसने आग को ऐसे ढक लिया पूरा ऐसे ब्लैंकेट के जैसे, तो आग को तो बेचारी को सांस नहीं आने वाला, उसको तो ऑक्सीजन नहीं मिलने वाली, वो तो ऐसे बस बंद हो जाएगी। उसको जैसे ऑक्सीजन नहीं मिली तो उसने जलना ही नहीं है, क्योंकि हम पढ़ के आए कि कंडीशन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए भाई जलने के लिए। तो ऐसे एक तो ये हैवी होती है बच्चों, तो एक ब्लैंकेट का काम करेगी। दूसरा, और ये किसी भी मटेरियल को, जैसे इलेक्ट्रिकल जो मटेरियल है उसको खराब नहीं करती ये कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उनके ऊपर जैसे पानी डालोगे तो चीज़ें खराब हो जाती हैं, लेकिन इसका कोई नुकसान नहीं होता। आप जिस अगर इसको यूज़ कर रहे हो तो वो सारी चीज़ें सेफ रहती हैं, उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है, ठीक बच्चों। और ये टेम्परेचर को भी कूल कर देती है, मींस इग्निशन टेम्परेचर से उस सब्सटेंस का टेम्परेचर डाउन करने में क्या करेगी, हेल्प करेगी। और उसके अलावा कोई और है क्या हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर, बहुत सारे हैं बच्चों। जैसे कि बेकिंग सोडे को भी यूज किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर के लिए। कैसे, अगर बेकिंग सोडे का हम फॉर्मूला देखें तो वो होता है बेटा NaHCO3।
अगर इसको हम स्प्रे करें, इसका पाउडर, तो जैसे ही इसको हीट मिले ना, हीट हो, ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन तो होती है एयर में, ऐसे इसको स्प्रे किया तो हीट की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से ये क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करेगा बच्चों, CO2 गैस बनेगी, और वाटर, ये वाली गैस हेल्प करती है आग को बुझाने के लिए। एक तो सीधा ही कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर या फिर बेकिंग सोडे का पाउडर स्प्रे करके भी आग को क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसे पोटाशियम का भी है बाइकार्बोनेट, उसको भी यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास कि हम फायर को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ठीक है भाई, आग लग गई है, हो सकता है कहीं पे लग जाए, तो कैसे कंट्रोल करना है। ऐसे बेटा कई बार सुना होगा कि फॉरेस्ट में भी फायर हो गई है, ठीक है, जंगलों में आग लग जाती है। कैसे लग जाती है, बहुत सारे रीजन होते हैं, अभी हम देखने वाले हैं आगे। तो अभी आप हमारे पास टॉपिक आ गया है टाइप ऑफ कंबस्शन। देखो हमारा आधा चैप्टर तो कंप्लीट भी हो गया, थोड़ा सा रह गया, हमें फटाफट से पढ़ के इसको अच्छे से याद कर लेना है बेटा, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। चलिए अब हम देखें नेक्स्ट क्या है हमारे पास। नेक्स्ट है टाइप ऑफ कंबस्शन। बेटा हमारे पास 3 टाइप की होती है कंबस्शन, अभी मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ। एक होता है रैपिड कंबस्शन, दूसरा होता है बेटा स्पॉन्टेनियस कंबस्शन, तीसरा है हमारे पास एक्सप्लोजन या एक्सप्लोजिव। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखें हैं क्या है। जो रैपिड कंबस्शन होती है ना, ये कंबस्शन होती है बड़ी रैपिडली, सब्सटेंस ने फटाफट से बड़ी तेजी से, ठीक है, आपके सामने ऐसे आया, कोई ऐसे निकल गया, आपको पता भी नहीं चला ये क्या हो गया, कई बार होता है ना ऐसे, ठीक है ना। तो क्या है, ये एक रैपिड कंबस्शन है। रैपिड कंबस्शन में क्या होता है, सब्सटेंस है वो फटाफट से क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और जलना शुरू कर देता है। लेकिन हम क्या कहते हैं उसको, इग्निशन टेम्परेचर देंगे ना तभी जलेगा वो, चाहे फटाफट से जल रहा है चाहे धीरे धीरे, पर वो अभी वेट कर रहा है कि मुझे इग्निशन टेम्परेचर तो मिले भाई, तभी मैं जलूंगा ना। यस बेटा, तो रैपिड कंबस्शन इज व्हाट, रैपिड कंबस्शन होता है व्हेन कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या करे, ठीक है, रिएक्ट्स रैपिडली, किसके साथ वो रिएक्ट करे, विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस, फिर क्या करेगा वो, क्या प्रोड्यूस करेगा, अभी पढ़ के भी आए थे, हीट एंड लाइट एनर्जी। हीट एंड लाइट भी सीधा लिख सकते हो, व्हेन एग्नीटेड एक्सटर्नली, जब हम उसको बाहर से क्या करेंगे, थोड़ा जलाएंगे, तब वो फटाफट से जल के क्या करेगा बेटा, आपको हीट देगा और लाइट देगा। फॉर एग्जाम्पल एलपीजी, ये बहुत ज्यादा फटाफट से जल जाती है ना, देखा होगा, थोड़ा सा उसको हमने हीट किया, फटाफट से जल जाती है बेटा, और हमें हीट देती है, लाइट भी देती है। तो ये है रैपिड कंबस्टन। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास स्पॉन्टेनियस, ये वाली बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अपने आप आग लग गई, किसी को उसने पूछा भी नहीं, ना उसको इग्निशन टेम्परेचर चाहिए था किसी से, बड़ा ये तो भाई अलग सा निकला यहाँ पे ये वाला कंबस्शन। मींस जब सब्सटेंस क्या करता है, अपने आप जल जाए भाई, हमें पता ना चले ये जला कैसे, उसका कोई कॉज ही नहीं है, एक्सटर्नल सोर्स ही नहीं है जिसने उसको टेम्परेचर दिया था, ऑटोमेटिक हो गया ये। ठीक है, तो वो होती है स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। ठीक है, जैसे कि आपके बहुत सारे केमिकल्स होते हैं बेटे, सोडियम मेटल के बारे में पढ़ा है हमने। सोडियम मेटल को ऐसे रखो ना आप एयर में, हमने उसको बॉटल से निकाला, ऐसे रखा हवा में, वो हवा से ही रिएक्ट करके आग पकड़ लेती है, उसको आग लग जाती है। ऐसे रखा होगा ना आपने उसको किसी बाउल के अंदर, वो आग लग जाएगी, आपने देखा ये कैसे आग लगी, हमने तो इसको कुछ किया ही नहीं, कोई इग्निशन टेम्परेचर ही नहीं दिया। ऐसे फॉस्फोरस है, ठीक है, इसके अलावा फॉरेस्ट फायर है, वो भी अपने आप ऑटोमेटिक कई बार जल जाते हैं, क्योंकि सनलाइट है, इतनी गर्मी हो जाती है ना जंगल के अंदर, तो कई बार बहुत पतले पतले से, बड़े ड्राई ड्राई से जो वहाँ पे लीफ होते हैं, बड़ी जल्दी गर्म होकर आग पकड़ लेते हैं। तो वहाँ पे इतना सा जला एक लीफ तो पूरा जंगल जला सकता है बेटा। तो फॉरेस्ट फायर भी स्पॉन्टेनियस हो जाती है, अपने आप आग लग जाती है कई बार फॉरेस्ट को, ठीक है ना, हो सकता है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, कंबस्टेबल सब्सटेंस जब क्या करे, कंबस्टेबल सब्सटेंस शो combustion without external ignition
सोर्स। उसको बाहर से कोई इग्निशन सोर्स नहीं चाहिए था, वो अपने आप जल गई। जैसे कि सोडियम का जलना बेटा, सोडियम मेटल का जलना हवा के अंदर, फॉस्फोरस का जलना, ठीक है बच्चों। तभी तो इनको जो सोडियम है इसको कैरोसिन ऑयल में रखते हैं, क्योंकि ये हवा में जल जाती है ना। पानी में भी क्या होता है, ऑक्सीजन है तो ये जल जाएगा, तब पानी में भी नहीं रख सकते। फॉस्फोरस को हम कहाँ पे रखते हैं, वाटर के अंदर रखते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारे पास कि कैसे हम इनको फिर रखेंगे। अगर वो हवा में आग पकड़ लेंगे तो रखना तो बड़ा मुश्किल है, तो इसको कहाँ रखेंगे, कैरोसिन में, इसको वाटर में रख लेंगे। तो उसके बाद है बेटा जी एक्सप्लोजन। क्या है एक्सप्लोजन, होता है रैपिड ही है ये बेसिकली, एकदम से किसी चीज को आग लग जाती है, जैसे एलपीजी को लगी थी, ठीक है ना। ये एक रैपिड कंबशन ही होती है। रैपिडली क्या होता है, कोई चीज रिएक्ट करती है किससे, विद ऑक्सीजन, और क्या प्रोड्यूस करेगी, तीन चीजें, एक तो लाइट, दूसरी हीट, तीसरी साउंड, आवाज आनी। एलपीजी जब जली कोई आवाज आती है, कोई आवाज नहीं आती। लेकिन जैसे ही आप कोई क्रैकर्स जलाते हो दिवाली के ऊपर, पटाखे ठा ठा बड़ी आवाजें आती हैं भाई, आप सोचते हो मैंने उससे ज़्यादा आवाज़ वाला पटाखा बजाना है भाई, पूरा घर, पूरे आपके टाउन में सुनना चाहिए, आपके विलेज में उसका पूरा धमाका होना चाहिए। हम ऐसे ही करते हैं ना, दिवाली पे बड़े बड़े से बॉम्ब लेके आते हैं क्रैकर्स, हमें होता है कि सारे ना हमारे बॉम्ब की ही आवाज़ सुने, ठीक है ना। तो आपको बड़ा शौक होता है कि नहीं ऐसे, इज इट रियल? यस ऑफ कोर्स, हमें होता है कि ऐसा बॉम्ब लेके आए भाई उसकी आवाज़ ना सारे फ्रेंड के बॉम्ब से भी ज़्यादा हो। तो वो एक एक्सप्लोजन का ही टाइप है बेटा। वहाँ पे क्या होता है, कभी बॉम्ब को जलते देखा, हीट भी निकलती है, लाइट भी करता है, वो ऐसे चमकता है एकदम से, और साउंड तो आनी आनी। एकदम से जल जाता है ना, आप ऐसे आग लगाई, कई बार तो उसको भागने भी नहीं देता आपको, ऐसे आग लगाई ऐसे जल जाता, हाथ में भी जल जाते हैं कभी, इतनी फास्टली वो जलता है। वो एक रैपिड है कि नहीं, देखा ना कितनी फास्ट, इसको बोलते हैं बड़ा रैपिड, ठीक है ना बच्चों। तो एक्सप्लोजन भी एक रैपिड कंबस्शन है बेटे। और उसमें एक चीज एक्स्ट्रा है, साउंड। यहाँ पे साउंड नहीं था, यहाँ पे दोनों ही चीजें थी, ऑक्सीजन और लाइट, लेकिन वहां पे आवाज भी आएगी तो वो एक्सप्लोजन बन जाता है। यहाँ पे रैपिड था क्योंकि वहां पे आवाज नहीं थी। तो ये थे हमारे पास 3 टाइप ऑफ कंबस्शन। यहाँ पे आप लिख सकते हो क्रैकर्स का जलना, ठीक है ना बेटे। तो ये है आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स। तो चलिए आगे आ गया है हमारे पास फ्लेम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। फ्लेम क्या है बच्चों, पढ़ा है कभी, देखा है फ्लेम, देखा है, कैंडल को जलाते हैं, है कि नहीं। दिवाली पे बहुत सारी कैंडल जलाते हैं, कितनी अच्छी अच्छी सी फ्लेम है, कैंडल लाइट डिनर भी करते हैं। तो ये सारा कैंडल का सारा आज पढ़ने वाले हैं। भी ये कैंडल की फ्लेम है क्या भाई, क्यों है फ्लेम, क्या सारी चीजों में से फ्लेम निकलती है, जिनमें से फ्लेम नहीं निकलती क्यों नहीं निकलती है भाई, क्या चक्कर पड़ गया वहां पे, फ्लेम क्यों नहीं निकल रही, जिनमें से फ्लेम निकल रही है ऐसा उनमें क्या है जो फ्लेम आ रही है। तो अभी पढ़ने वाले हैं। मान लो ये कैंडल है बेटा आपके पास, ठीक है जी, देखा है क्या अभी कैंडल को, ये उसकी एक विक होती है, ऐसे जलाया उसको हमने, मान लो जल गई। तो बेटा जैसे ही इसको जलाते हैं, यहाँ पे ये गर्म होता है, ये सारी आपकी जो वैक्स होती है ये क्या हो जाती है, मेल्ट, वैक्स मेल्ट होके इस विक के ऊपर जाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन क्या होता है बच्चों, कभी देखा हो, सुना हो। कैपिलरी एक्शन होता है एक ना हमारे पास बहुत पतली सी अगर पाइप हो, बहुत पतली सी, जिसके बीच में से ना मान लो एक आपका हेयर ही जा सके, इतनी पतली सी एक हेयर ही उसके अंदर से जा सके, उसके अंदर इतनी कम स्पेस हो। तो अगर हम उसको किसी लिक्विड में रखें, पानी के अंदर मान लो, तो क्या होगा, पानी ना ग्रेविटी के उल्टे उसमें अपने आप चढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे कि प्लांट्स के बीच जाइलम के अंदर पानी ट्रांसपोर्ट होता है, रूट में आप तो पानी देते हो, अपने आप वो कितनी हाइट पे चढ़ जाता है, ये भी कैपिलरी की वजह से। तो ऐसे आपकी वैक्स मेल्ट होती है तो वो खींची चली जाती है, अपने आप वो विक के अंदर जाती है, ऐसे जला। वो वैक्स क्या है बेसिकली, वैक्स आप पढ़ के आए हो ना, पैराफिन वैक्स, जब हमने पेट्रोलियम की रिफाइनिंग की थी। पैराफिन वैक्स जो होता है ये होते हैं हाइड्रोकार्बन्स बच्चे, इसके अंदर केमिकल्स होते हैं हाइड्रोजन और कार्बन के, ये जलते हैं, जलने के बाद ये क्या बन जाते हैं, भाप बन जाते हैं, वेपर्स बन जाते हैं। जब किसी चीज के वेपर्स बन जाए ना बर्निंग के दौरान, जैसे उसने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, वेपर्स बन गए, तो वो फ्लेम शो करेगा। जिन चीजों के वेपर नहीं बनते हैं वो फ्लेम नहीं देते हैं। क्लियर बन गया।
क्लियर हो गया। जो मटेरियल, ठीक है ना, वेपर नहीं बन रहा तो वो क्या नहीं देगा आपको, फ्लेम नहीं देगा। जो मटेरियल के वेपर बन रहे हैं, मेल्ट हुआ फिर गर्म हुआ, उसके क्या बन गए, वेपर बन गए, तो वो फ्लेम देगा। वो वेपर ऐसे उड़ रहे हैं ना ऊपर ऊपर, तो फ्लेम वो जलते हुए ऊपर चले जाएंगे, ऐसे समझ लीजिए इसको। तो चलिए अब क्या करना है, हमने देखना है कि जो फ्लेम होती है इनके डिफरेंट डिफरेंट से जोन होते हैं बच्चों। माना जाता नहीं है, ये है ही कि आपकी बुक में बताया कि जो बाहर वाला आउटर पार्ट होता है ना फ्लेम का, सबसे बाहर ये ब्लू कलर का होता है, जो मैंने डार्क सा बना दिया, मान लो ये ब्लू होता है, कहते हैं ना, आपको पढ़ा भी है, ये ब्लू होता है। और ये सबसे हॉटेस्ट जोन होता है बेटा, बहुत गर्म होता है। और ये आउटर मोस्ट जोन होता है, कौन सा, आउटर मोस्ट जोन होता है फ्लेम का। और इसे हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस जोन भी बोला जाता है। इसको साफ कर दें, नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ फ्लेम। क्लियर बच्चों। सबसे बाहर वाला ब्लू कलर का है, सबसे गर्म है, नॉन ल्यूमिनस बोलते हैं इसको। क्लियर, मीन्स यहाँ पे क्या है, कंप्लीट कंबस्टन। जो जल रहे हैं वेपर्स वो पूरी तरह से जल चुके हैं, कुछ भी बचा नहीं है, पूरी तरह से जल के वो क्या बन गए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जब बेटा कोई भी मटेरियल, ठीक, पूरी तरह से जल गया है, कंप्लीट कंबस्टन कब बोलेंगे, पूरा जल के उसने क्या बना दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड में पूरा कन्वर्ट हो गया है वो जल जल के, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, कंप्लीट कंबस्टन। जब वो पूरा कार्बन डाइऑक्साइड ना बने, ठीक है, थोड़ा सा जला, कार्बन डाइऑक्साइड बना दी, थोड़ा सा उसमें बिना जले रह गया वो, तो वो क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट कंबस्टन या पार्शियल कंबस्टन। तो उसके अंदर वाला जो बेटा पार्ट है फ्लेम का, उसे हम बोलते हैं मिडल जोन, और ये मॉडरेट हॉट होता है। और ये और क्या है इसके अंदर, येलो कलर का है कि नहीं, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ना इनकम्प्लीट कंबस्टन होती है। रीजन क्या है तो वही वेपर्स, वेपर्स तो वही थे, वैक्स भी वही थी, क्योंकि बेटा बाहर तो उसको पूरी ऑक्सीजन मिल रही है, अंदर ऑक्सीजन ज्यादा जा नहीं पा रही है उसकी, वेपर जो अंदर रह गया ना उनको ना ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। जो देखो बाहर ले आपके रूम स्कूल की जो खिड़कियां हैं वहां पे जो बच्चे बैठते हैं उनको बड़ी ठंडी ठंडी सी हवा आती है, जो आपके साइड में बैठा होता है उसको नहीं हवा आती। जैसे बस में जाते हो कई बार, आप कहते हैं ना मैंने खिड़की साइड बैठना मुझे हवा नहीं लगती, कहते हो ना, बिल्कुल ऐसे सेम वे जो वाले वेपर्स बाहर की तरफ हैं उनको तो बड़ी वही ऑक्सीजन मिल रही है, बड़े अच्छे से वो जल रहे हैं, लेकिन जो बेचारे उनके साथ अंदर वाली को ना थोड़ी सी ऑक्सीजन मिल रही है, ज्यादा नहीं मिल रही, जिस वजह से ना वो बेचारे पूरी तरह से जल नहीं पाते हैं, इनकम्प्लीट कंबस्टन है, तो थोड़े से जल जाते हैं, जिस वजह से उनके अंदर क्या बच जाता है, अनबर्न्ड कार्बन रह जाता है कुछ। ये हाइड्रोकार्बन कार्बन होता है इसके अंदर, तो कुछ बिना जला हुआ कार्बन बच जाता है, जिसकी वजह से ये येलो हो जाता है इसका फ्लेम। और अगर आप इसके अंदर कोई वो रखो, कोई ग्लास की पत्ती, जैसे आपकी बुक में एक एक्टिविटी है ना, उन्होंने बोला है कि जो ल्यूमिनस जोन है, ल्यूमिनस जोन कौन सा है, जो मिडल वाला जोन है, इसको ल्यूमिनस बोलते हैं। ये सारे ना आपकी टर्म्स गिवन है आपकी बुक में बेटा। अगर आप किसी ग्लास की छोटी सी स्लाइड को इसके बीच में रखो अंदर वाली, तो आप देखोगे कि वहां से ब्लैक हो जाएगा। वो ब्लैक क्या है, वो अनबर्न्ड कार्बन है, वो जला नहीं, अभी ब्लैक कलर छोड़ दिया उसने, ठीक है ना बेटा, तो वो है ल्यूमिनस जोन है आपका। समझ आ गई, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, इस वजह से ऐसा हो गया है। जो सबसे अंदर रह गया, बिल्कुल अंदर वाला पार्ट यहाँ पे, ये बिल्कुल ही ब्लैक है, इनर मोस्ट है ये, और ये बिल्कुल ही क्या है, सबसे लीस्ट हॉट होता है, ये सबसे लीस्ट हॉट, ज्यादा गर्म नहीं होगा। और ये क्या है, डार्क जोन होता है, क्योंकि इसको तो बिल्कुल ही बेटा क्या नहीं मिल पाती है, ऑक्सीजन नहीं मिलती है, जिस वजह से ये अनबर्न्ट ही रह जाता, जलता ही नहीं है। यहाँ पे क्या है, अनबर्न्ट वैक्स, वैक्स जल ही नहीं पाती है, वैक्स के मतलब वेपर्स बनते ही नहीं अच्छे से, तो वो डार्क जोन बन गया। तो ये थी आपकी भाई फ्लेम, तो देखो कितनी छोटी थी लेकिन समझने में पूरा बोर्ड भर गया हमारा। तो समझा गया, 3 जोन्स थे, सबसे आउटर, सबसे हॉटेस्ट
एंड ब्लू इन कलर, और उसको नॉन ल्यूमिनस भी बोलेंगे बच्चे। मिडल वाला ल्यूमिनस जोन है, येलो कलर है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती अच्छे से, तो वो येलो बन गया। और उसके अंदर थोड़े से अनबर्न्ड कार्बन भी बच जाते हैं। सबसे अंदर है अनबर्न्ड डार्क जोन, ब्लैक कलर का जोन। क्लियर, इसको ब्लैक कह देंगे ना। तो ये था फ्लेम का स्ट्रक्चर बच्चों। और फ्लेम क्यों बनी थी, मैंने बिगिनिंग में बताया कि जो मटेरियल्स क्या बन जाएंगे, वेपर्स, जले गर्म हुए वेपर बन गए, फ्लेम देंगे। जो नहीं बनेंगे वेपर, ना बनो, फिर वो कहते हैं आपने वेपर नहीं बनना तो हमने आपको फ्लेम भी नहीं बनाने देनी। क्लियर है ना बच्चों, ठीक हो गया। तो चले अब आ गया है हमारे पास फ्यूल। बेटे आपके पास 3 टाइप के फ्यूल होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस फॉर्म में। सॉलिड फ्यूल कोई काऊ डंग का हो गया, जैसे केक होते हैं, वुड है, ये सारे सॉलिड स्ट्रक्चर में है ना, सॉलिड फॉर्म में है ना बच्चों। चलो जी, लिक्विड कोई जैसे पेट्रोल है, ये लिक्विड फ्यूल है। वुड हमारे पास सॉलिड फ्यूल है, सॉलिड, ये लिक्विड। गैस का कोई बताएं, नेचुरल सीएनजी, ये कौन सा है, ये गैस फ्यूल है कि नहीं बच्चों। तो जो फ्यूल है वो होता क्या, फ्यूल का काम क्या बताएं मुझे। फ्यूल का काम होता है हीट देना, हीट से ही तो हम हमारे काम करते हैं, ठीक है ना बच्चों। फ्यूल क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस है विच प्रोवाइड अस हीट, एंड बाय यूजिंग दैट हीट वी डू लॉट ऑफ द वर्क, बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं हम। तो कौन सा फ्यूल अच्छा है, आइडियल फ्यूल कौन सा, सबसे बेस्ट फ्यूल कौन सा है। जैसे आपकी क्लास में से कई बार टीचर आता है ना, भी कोई अच्छे से बच्चे को भेज दो मैडम, कोई काम, जैसे आपके मान लो आपके रूम के साथ कोई बार कोई टीचर आ जाता है, वो बोलता होता है ना कई बार कि मैम कोई अच्छा सा बच्चा भेजना, आइडियल सा, अच्छा सा, मुझे एक काम है उससे। तो फिर आप कहते हो मैंने जाना मैडम, मैंने जाना है कि नहीं, आपको घूमने का शौक होता है। लेकिन भाई ऐसा फ्यूल में हमने देखना आइडियल फ्यूल कौन सा, इतने सारे तो फ्यूल है, पेट्रोल है, वुड है, काऊ डंग केक है, बायोगैस है, कितने फ्यूल है, हाइड्रोजन फ्यूल है, एलपीजी है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई बेस्ट कौन सा है, तो आइडियल फ्यूल कौन सा होगा। उसके अंदर कुछ करैक्टर होंगे, कौन से, वो रेडीली अवेलेबल होगा, रेडीली इजीली मिल जाएगा आपको, रेडीली अवेलेबल। ये नहीं है कि उसको लेने के लिए आपको बहुत दूर जाना पड़ रहा है, ये ऐसा नहीं, आपके जहाँ पे भी आप रहते हो नियर बाय ही आपको मिल जाए। चीप होना चाहिए, ये नहीं बहुत ज़्यादा कॉस्टली ना हो, ठीक है ना, चीप हो। ट्रांसपोर्ट करना इजी होना चाहिए उसको, ट्रांसपोर्टेशन इजी होनी चाहिए उसकी, ठीक है। और वो कोई पोल्यूशन ना करे, ठीक है, लेस पोल्यूटिंग हो वो, ये नहीं बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कर रहा है, फिर आइडियल कैसे हुआ, लेस पोल्यूटिंग। और नो रेजिड्यू, उसके पीछे जलने के बाद कुछ रेजिड्यू नहीं बचना चाहिए, ये नहीं भी जल गया फिर इतना कूड़ा बच गया पीछे, वो कैसे मैनेज करेंगे, लॉट ऑफ डिफिकल्टी है कि नहीं, इतना टाइम किसके पास होता है। और उसके गुड, और या फिर गुड की जगह हाई लिख सकते हैं, हाई क्लोरिफिक वैल्यू होनी चाहिए, ये अभी बताती हूँ क्या होता है, उसकी हाई क्लोरिफिक वैल्यू होनी चाहिए बच्चों। और उसका इग्निशन टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, लेस ही होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए। ये नहीं उसको जलाने के लिए आपको पहले पूरा कैरोसिन इतना लेके आए भर के, भी मैंने इसको जलाना है भाई, कैरोसिन के बिना नहीं जलने वाला, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर तो आपका तो बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट हो जाएगा और पैसे भी। तो ये कुछ आइडियल फ्यूल के करैक्टर हैं, जो इजीली अवेलेबल हो, चीप भी हो, उसको ट्रांसपोर्ट करना इजी हो, स्टोर करना इजी हो। बेटे ये नहीं है कि घर में आप देखते हो कि एलपीजी गैस का जो है, अगर हम देखें तो एलपीजी गैस थोड़ा सा आइडियल है हमारे लिए, क्योंकि वो अवेलेबल भी है, चीप भी है, उसको इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ऐसे स्कूटर पे रखा सिलेंडर ले आए घर। ये नहीं है कि पूरी बहुत सारी आपको ट्रक चाहिए है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, नहीं, उसको एक साइड में भी रख देते हैं, स्टोर रूम में इजीली स्टोर कर सकते हैं। लेस पोल्यूटिंग है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेज नहीं निकलती हैं, वो पीछे कोई रेजिड्यू भी नहीं छोड़ता है, कोई ऐश वगैरह पीछे नहीं बचती है, और वो अच्छे से हमें हीट भी प्रोवाइड करता है। क्लोरिफिक वैल्यू होता है भी वो कितनी हीट हमें दे रहा है कि नहीं, जो उसको जलाने के बाद अगर हीट ही नहीं मिली तो फायदा क्या। और उसको जलाने के लिए हमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं, ये नहीं भी हमने उसको जलाने के लिए कैरोसिन लेके आए, इतना वुड लेके आए, नहीं, उसको बस थोड़ा सा छोटा सा लाइटर उसको टिक किया, वो चल गया। तो ये कुछ आइडियल फ्यूल के हमारे करैक्टर होते हैं। बेटा माना जाता है कि कोई भी फ्यूल, सभी करैक्टर तो उसमें नहीं होते हैं, लेकिन जो अगर हम एलपीजी को देखें तो वो नियर बाय इनके आइडियल बनने के काबिल है, ठीक है बच्चों। तो अब हमारे पास आ गया है ये क्लोरिफिक वैल्यू क्या है भाई,
क्लोरिफिक वैल्यू होता है कि मान लो आपके पास 1 kg कोई फ्यूल है, 1 kg फ्यूल के जलने के बाद आफ्टर कंप्लीट कंबस्टन वो हमें कितनी हीट दे रहा है, वो होती है उसकी क्लोरिफिक वैल्यू। मान लीजिए 1 kg आपके पास काउडंग है, उसने जलने के बाद पूरी तरह से जल गया, कितनी हीट हमें दी, वो उसकी क्या बन जाएगी, क्लोरिफिक वैल्यू। 1 kg एलपीजी ने जल के कितनी हीट दी, वो उसकी क्लोरिफिक वैल्यू। इसको हम मेजर करते हैं किलो जूल पर केजी, इसका क्या है बेटा, यूनिट है, ठीक है ना। तो अभी हमारे पास डिफरेंट फ्यूल है, मैं कुछ फ्यूल्स के लिखने वाली हूँ यहाँ पे क्लोरिफिक वैल्यू, तो आप देख सकते हो कि क्या है ये क्लोरिफिक वैल्यू, ठीक है ना। मान लो आपके पास 1 kg काउडंग है, गोबर की बनी हुई, वो आते हैं ना छोटे छोटे सी पाथियां सी जिसको हम बोल देते हैं काउडंग केक। अगर 1 kg काउडंग केक जलता है तो माना जाता है कि ये हमें 6000 to 8000 क्या देता है, हीट, किलो जूल, ठीक है बेटे। अगर मान लो हमारे पास एलपीजी है, वो माना जाता है कि 55,000 किलो जूल उसकी हीट की देने की हमें कैपेसिटी है। अगर वुड को देखें तो वुड माना जाता है कि 17,000 to 22,000 किलो जूल वो क्या प्रोवाइड करता है हमें, एनर्जी। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो माना जाता है कि हाइड्रोजन 1,50,000 किलो जूल प्रोवाइड करता है अगर 1 kg, लेकिन इतना ज़्यादा जो ये एक्सप्लोजन हो सकता है, फट सकता है। हमें ये नहीं भी हम हाइड्रोजन के सिलेंडर लगा ले घर में खाना बनाने के लिए तो बहुत जल्दी जल जाएगी, इसकी तो बहुत हाई कैलोरीफिक वैल्यू है ना, इसको हम यूज़ नहीं कर सकते, बहुत जल्दी इग्निट हो जाता है, जल्दी जल जाता है, एक्सप्लोजिव है, तो इसको कंट्रोल करना मुश्किल है, तभी इसको नहीं यूज़ करते। बड़े बड़े से रॉकेट में इसको यूज़ कर लेंगे, घर में नहीं यूज़ कर सकते। तो बाकी हमारे लिए तो अगर हमने तो भाई खाओ से देखे तो एलपीजी बेस्ट है, तभी हम इसको यूज़ कर लेते हैं, इसकी ठीक है क्लोरिफिक वैल्यू। पेट्रोल की कितनी होती है, पेट्रोल की माना जाता है कि 45 के अराउंड इनकी क्या होती है क्लोरिफिक वैल्यू बेटा। तो ये कुछ उनकी क्लोरिफिक वैल्यू, 1 किलो है ये सारा, 1 kg इधर है और उनकी 1 kg, सभी तो 1 kg है लेकिन डिफरेंट क्या दे रहे हैं, वो क्लोरिफिक वैल्यू डिफरेंट हीट दे रहे हैं, वो इतनी हीट दे रहा है, वो इतनी दे रहा है, वो इतनी दे रहा है, वो इतनी, ऐसे, ठीक है ना बच्चों। ये होती है क्लोरिफिक वैल्यू। चलो भी अब ये हो गया है हमारा क्लोरिफिक वैल्यू फ्यूल का टॉपिक। लास्ट में आ गए हम बच्चों, हार्मफुल इफेक्ट पढ़ने वाले हैं बच्चों। क्या होता है हार्मफुल इफेक्ट, चलो हमने फ्यूल तो जला लिया है बेटा, फ्यूल जलने के बाद आपको पता है कि क्या करेगा, बहुत सारी उनमें से गैसेस निकलती हैं, हार्मफुल गैसेस। जैसे कि माना जाता है कि जैसे कि कोई हम कोल को जलाएं या वुड को जलाएं, ठीक है ना, तो इनमें से क्या निकलता है, इनमें से बेटा निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये प्रोड्यूस करते हैं, कुछ अनबर्न्ट कार्बन प्रोड्यूस करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को, ठीक है। जो अनबर्न्ट कार्बन है उससे लोगों को क्या हो जाता है, अस्थमा की प्रॉब्लम आती है। प्ल्यूटेंट है ये एक, मीन्स एयर को भी पोल्यूट करता है, ये एयर पोल्यूशन करता है ये। उसके अलावा जो इनकम्प्लीट कंबस्टन जब होती है बच्चों, ठीक है ना, इनकम्प्लीट कंबस्टन जब होगी तो वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पैदा होती है, प्रोड्यूस होती है। कार्बन डाई होती है CO2 बेटा, कार्बन मोनो होती है CO, एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 है, फर्क है दोनों में। जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है ना बच्चों, तो क्या होती है, ये हमारे ब्लड के साथ बड़ी जल्दी मिक्सअप हो जाती है, ठीक है, आपके अंदर गई, बड़ी जल्दी से उनके साथ मिक्सअप हो गई, जिससे क्या होता है, आपकी जो आपको सफोकेशन होती है फिर, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं है, आपके लंग्स को तो पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही ऑक्सीजन एक्सचेंज करनी है, पढ़ के आए हो ना रेस्पिरेशन 7th क्लास में। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस है बेटा, जिस वजह से आपका जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो रुक जाता है, आपकी रेस्पिरेटरी जो ट्रैक है वो काम करना बंद कर देती है, जिस वजह से डेथ हो जाती है। तभी ये बोला जाता है कि बंद कमरे में नहीं सोना है, जला के कोला वगैरह अंगीठियाँ
जला लेते हैं ना कई बार, कुछ इलाकों में हिल्स स्टेशन में आपने देखा रूम्स के अंदर अंगीठियाँ होती हैं, जला लेते हैं लोग। सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि सिगरेट में क्या है, इनकम्प्लीट कंबस्शन होते हैं। सिगरेट में ऐसे धुआं धुआं सा निकलता है, अच्छे से सिगरेट नहीं जल पाती है कि नहीं, जिसके अंदर क्या है, इनकम्प्लीट कंबस्शन की वजह से ना वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है, अगर आप रूम बंद कर लिया है तो पूरा रूम कार्बन मोनोऑक्साइड से भर जाएगा। आप नींद में हो, आपको नहीं पता, आपके अंदर वो जाई जा रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आपके ब्लड के साथ मिक्सअप हो गई है, तो इतने में तो फिर डेथ भी हो जानी है, जितने को आपने सो के उठना है ना लोगों ने। तो बहुत सारे लोग ऐसे मर जाते हैं जो बंद कमरे में कई बार सिगरेट पी के सो जाते हैं ना, उनको फिर सांस नहीं आता तो मर जाते हैं। यही रीज़न है कि उनके ब्लड में घुल जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, वो मर जाते हैं। उसके अलावा और क्या है, उसके अलावा बेटे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये ग्लोबल वार्मिंग का भी कॉज है हमारे पास। ग्लोबल वार्मिंग इज व्हाट? ग्लोबल वार्मिंग क्या है बच्चों, पढ़ के आए हो, बहुत बार पढ़ा है ये। ग्लोबल वार्मिंग करती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कॉज है ग्लोबल वार्मिंग होता है जब हमारे ग्लोब का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। माना जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है हमारी अर्थ के ऊपर। तो वो क्यों बढ़ता है? मान लो ये आपकी अर्थ है बेटा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज़्यादा है। सन से जो लाइट आती है, ये सन है, ठीक है, थोड़ा सा फटाफट से एक्सप्लेन करूंगी। सन से लाइट आती है, ये रिफ्लेक्ट होके पीछे चली जाती है, लेकिन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ना ये पीछे जा ही नहीं पाती, यहीं पे वापस आ जाती है। जो सन से लाइट आती है ना बेटा, ये इस अर्थ पे पड़ी हुई चीज़ों से टकराती है, यहाँ पे चीज़ें उसको थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेती हैं, कुछ लाइट पीछे वापस चली जाती है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो बैक जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड कहती है अरे बैक मत जाओ, रहो हमारे अर्थ के ऊपर, तो वो उन रेज को बैक नहीं जाने देती है, पकड़ लेती है, ट्रैप कर लेती है और अर्थ के ऊपर ही रख लेती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिस वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा बेटा। अगर वो बैक चली जाएंगी तो नहीं होगा ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वो यहीं पे आ जाती है, तो क्या हो जाता है, टेम्परेचर रेज होता है। ग्लोबल वार्मिंग है जिस वजह से ग्लेशियर क्या हो सकते हैं बेटा, मेल्ट हो सकते हैं, ठीक है ना, फॉरेस्ट फ्लडिंग हो सकती है, सी का वाटर लेवल इंक्रीज हो सकता है, जो लो लेइंग एरिया है हमारे पास, जो डाउन एरिया है सी के, वो सारे ही क्या हो सकते हैं, डूब सकते हैं पानी के अंदर। तो उसके बाद है हमारे पास लास्टली भी जो पेट्रोल अगर जले, ठीक है ना, जब पेट्रोल जलता है तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड को वो प्रोड्यूस करता है। अगर कोला और वुड जलता है, कोल और वुड जले तो वो सल्फर के ऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है बच्चों। तो इससे क्या होता है, ये ऑक्साइड एयर में जा रहे हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड, फिर क्या होगा, फिर क्या हो गया अगर चले गए तो, अभी बताती हूँ बेटे। पेट्रोल जला तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड हवा में चला गया, कोल जला, वुड जली, सल्फर ऑक्साइड चला गया। मान लो NO2 नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, ठीक है, ऐसे ही सल्फर का ऑक्साइड है SO2 या SO3। तो क्या होता है, जैसे ही रेन होगी हमारे पास, बारिश हो रही है, रेन वाटर है, रेन वाटर का फॉर्मूला, वाटर का फॉर्मूला तो सेम ही होता है, चाहे रेन वाटर हो, टैप वाटर हो, कोई भी वाटर हो। तो क्या होगा, यहाँ पे तो बन जाएंगे एसिड बेटा जी, ये बन गया H2SO3, ये बन गया H2SO4। तो ये देखो, ये नाइट्रिक एसिड है, ये सल्फ्यूरस एसिड है बेटा, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। आई एम राइटिंग द नेम नाइट्रिक एसिड, ठीक, तो ये है सल्फ्यूरस एसिड, तो ये है सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये तीनों ही क्या है, एसिड है, रेन के अंदर ये एसिड मिक्स हो जाएंगे, तो रेन वाटर इनके साथ मिक्स होके आ गया है, तो ये बन गया है बेटा आपका एसिड रेन। तो एसिड रेन अगर आएगी तो वो प्लांट्स को भी हार्म करेगी, एनिमल्स को हार्म करेगी, बिल्डिंग्स को हार्म करेगी, जैसे ताजमहल, ठीक है ना, वो उसको माना जाता है कि उसका मार्बल पूरा येलो हो गया ड्यू टू एसिड रेन, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है बेटा। तो ये क्या है कि इन गैसेस की वजह से जो रेन है उसका वाटर हो जाता है एसिडिक, और वो एसिड रेन हम उसको बोल देते हैं, जिसका सारी चीज़ों को हार्म है। जिस वजह से आजकल क्या करते हैं, पेट्रोल
वुड और कोल की को रिप्लेस कर दिया है हमने सीएनजी फ्यूल के साथ। सीएनजी क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, एक क्लीनर फ्यूल है बेटा, और ये लेस पोल्यूटिंग है, कम क्या करता है? पोल्यूशन करता है, लेस हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करता है। तो आजकल सीएनजी के ऊपर चलते हैं ना व्हीकल्स, तभी चलते हैं क्योंकि वो लेस पोल्यूटिंग है, क्लीनर फ्यूल है। तो ये था बेटा ये आपके पास चैप्टर कंबस्शन एंड फ्लेम। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।